हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द नवदीप सर्च फिजिक्स क्लास। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर और बिल्कुल इसका एंड करने वाले थे अपने इस चैप्टर का। और आज अपने इसका पार्ट नंबर 17 डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। तो देखो बुक के क्वेश्चन प्रीवियस जो पार्ट था उसमें अपने जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे या एमसीक्यू थे या फिर शॉर्ट आंसर टाइप थे वो सारे इसमें डिस्कस कर लिए थे अपने। अब आज की जो वीडियो है अपने इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग रह गए हैं वो वाले क्वेश्चन अपने इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन थे जो अपने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, जो रिमेनिंग है वो क्वेश्चन इसमें करेंगे अपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने पहला और दूसरा क्वेश्चन प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें कर चुके थे, पार्ट नंबर 15 में आप उनको देख सकते हो। तो अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बुक का। तो देखो क्या आपको गिवन है और क्या अपने को फाइंड करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने से पहले आप ये चीज़ें अपने माइंड में दिमाग में ध्यान रख लिया करो कि आपको देखना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गिवन क्या है, फिर देखो फाइंड क्या करना है, फिर आप देखो भी उसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, दोनों को रिलेट कौन सा फार्मूला कर रहा है। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल आपका आसान हो जाएगा। तो इसमें न्यूमेरिकल काफ़ी यानी ज़बरदस्त न्यूमेरिकल हैं। तो अपने करते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 3 सेकेंड। आपको एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ गिवन है 3 सेकेंड है। इनिशियली स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का मतलब सैंपल होता है। स्पेसिमेन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, स्पेसिमेन का जो मीनिंग होता है वो सैंपल होता है। ऑफ दिस सब्सटेंस कंटेन्स 8,000 एटम्स, यानी कि क्या होता है कि उसमें जो आपका एलिमेंट आपको दिया हुआ है, सब्सटेंस दिया हुआ है, उसमें 8,000 एटम्स हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है कि एक तो इसका डीके कांस्टेंट, ठीक है, और एक निकालना आपको टाइम, जिस पे क्या हो जाता है कि ये जो 8,000 एटम है कितने रह जाते हैं रिमेनिंग, इसमें से 1,000 रह जाते हैं, मतलब 7,000 का क्या हो जाता है इसमें डिके हो जाता है। तो वो टाइम आपको फाइंड करना है भी जितने टाइम में 7,000 एटम का डिके हो जाता है या फिर आपके पास 1,000 एटम रिमेनिंग रह जाते हैं। तो दो चीज़ें आपको निकालनी है। तो पहले देखो आपको हाफ लाइफ दी है और डीके कांस्टेंट निकालना है। तो डीके कांस्टेंट लैम्डा होता है और लैम्डा और हाफ लाइफ में अपने पास फॉर्मूला है। तो पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिखते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या कितनी गिवन है आपको, 3 सेकेंड गिवन है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ एटम्स इनिशियली जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको अपने n0 से शो करते हैं और वो क्या आपके पास 8,000 है। 8,000 आ गए। फिर देखो अपने डीके कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने जानते हैं कि जो टी हाफ होता है यानी हाफ लाइफ होती है वो 0.693 अपॉन लैम्डा की इक्वल होती है। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो अब अपने को क्या है, टी हाफ की वैल्यू गिवन और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है डीके कांस्टेंट की। तो अब अपने क्या करेंगे, इस लैम्डा को टी हाफ की जगह ले आएंगे और टी हाफ को इस लैम्डा की जगह पे ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू 3 सेकंड है तो आप 3 रख दोगे यहाँ पे, और जब इसको कैंसिल करोगे तो 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0.231 सेकेंड इनवर्स। अब एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली है, जो इसकी यूनिट है, अगर तो आपको यहाँ टाइम सेकंड में दिया है तो यहाँ आपकी यूनिट क्या आएगी, सेकंड इनवर्स आएगी। क्योंकि देखो लैम्डा का अगर मैं फार्मूला यहाँ पे देखूँ, ये वाला फार्मूला, तो देखो यहाँ से यूनिट निकालें तो 0.693 तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती है, और टाइम क्या होता है, सेकंड में होता है। तो सेकंड 1 अपॉन सेकंड यानी कि सेकंड इनवर्स इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी लैम्डा की। तो लैम्डा सेकंड इनवर्स, अगर मान लो यहाँ पे आपको 3 मिनट दिया होता, ठीक है, तो सेकंड में निकालने के लिए या तो आप इस 3 मिनट को 180 सेकंड लिखते, या फिर अगर आप मिनट में ही आंसर निकालना चाहते हो तो क्या है, 3 से डिवाइड कर दो और यहाँ जो आंसर में यूनिट आ जाएगी वो चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, मिनट इनवर्स हो जाएगी। ये फ़र्क आएगा इसमें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि एक चीज़ तो निकाल ली, फिर आपको फाइंड करना है टी की वैल्यू। टी कब, जब आपके पास एन की वैल्यू 1,000 है। तो इसके लिए अपने ब्रह्मास्त्र फार्मूला, अपने पास एक ब्रह्मास्त्र क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वाला फार्मूला बहुत जगह यूज होता है और आगे कंपटीशन की जब आप तैयारी करोगे तो वहाँ पे भी ये वाला फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसी फार्मूले पर बेस्ड होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो देखो आपको n की वैल्यू 1,000 एटम है, n0 आपको 8,000 है, t हाफ आपको 3 सेकंड दिया हुआ और t आपको निकालना है। तो ये फार्मूला होता है n अपॉन n0, और इधर क्या होता है दूसरी साइड 1/2 की पावर t अपॉन टी हाफ। तो
तो आपको जो जो चीज़ें गिवन है वो उसकी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ 1000, यहाँ 8000, टी की वैल्यू फाइंड करनी है, टी को टी पड़ा रहने दो, और इस टी हाफ की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1000 अपॉन 8000, 3 जीरो से इसकी 3 जीरो कैंसिल, और यहाँ 1 अपॉन टी की पावर टी बाई 3 ये आ गई। अब क्या है कि 1/8 इज इक्वल टू 1/2 की पावर टी बाई 3 आ गया। तो जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आए तो ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू होगी ये 1/2 की पावर बनेगी कुछ ना कुछ। हमेशा इस क्वेश्चन में ऐसे होगा कि ये 1/2 की पावर बनेगा कुछ ना कुछ। तो आपको क्या करना है, इसको 1/2 की पावर बनाना है। जैसे आपको एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, जो प्रीवियस न्यूमेरिकल वाली वीडियो थी, उसमें 1/√2 आया था। तो इसको आपने क्या लिखा था 1/2 की पावर, और √2 को आपने लिखा था 1/2 जो पावर होती है, तो 1/2 लिखा था, 1/2 की पावर 1/2। तो वही चीज़ यहाँ पे कि 1/8 को अपने 1/2 की पावर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल अपनी लाइन यूज़ होती है, मैथमेटिकल एक यहाँ पे थ्योरी है कि बिकॉज बोथ बेस ऑफ बोथ साइड्स आर सेम, दोनों साइड के जो बेस है यानी 1/2 और 1/2 सेम है, तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। जब दो बेस सेम होते हैं और बीच में इक्वल का साइन होता है तो उनकी पावर्स भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो 3 किसकी इक्वल आ जाएगी, t/3 के इक्वल आ जाएगी, और t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 सेकेंड आ जाएगा। तो 9 सेकेंड वो टाइम है जिसमें क्या हो जाता है, जो आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 8000 से कम होके और कितने रह जाते हैं, 1000 रह जाते हैं। ठीक है, वो टाइम कितना है आपके पास, 9 सेकेंड, वो आपके पास आंसर आ रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 फॉर्मूले यूज हुए हैं डायरेक्ट। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन पे आप भी निशान लगा लो। ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में ये अब तक 3 बार आ चुका है ये वाला ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन पे लगा लो आप। बोर्ड के जब क्वेश्चन करेंगे ना अपने, वहाँ पे भी ये वाला जो क्वेश्चन है वहाँ ये 3 बार आएगा आपको। तो देखो क्या दिया हुआ है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज डीके एज फॉलोज। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, एक्स है, और वो क्या होता है, उसका डीके होता है, और इस टाइप से होता है भाई, एक्स से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है और x1 में चेंज होता है, फिर बीटा पार्टिकल निकलता है फिर x2 में, फिर अल्फा दोबारा से निकलता है, x3 यहाँ पे न्यूक्लियस बन जाता है, और लास्ट में गामा निकल के x4 न्यूक्लियस बन जाता है। तो अब आपसे पूछा हुआ है कि इफ़ मास नंबर ऑफ x, ये वाला जो x है ना, इसका जो मास नंबर है वो आपको कितना गिवन है, 180, और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 72 गिवन है आपको। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ x4। इस x4 का मतलब इतने डिके होने के बाद इसका मास नंबर और आपको एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए भी अल्फा बीटा और गामा डीके होने से मास नंबर और एटॉमिक नंबर पर क्या चेंज होता है। तो पहले मैंने चेंज लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन में ये इंक्लूड नहीं करना, ये ओनली आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है मैंने। ठीक है ना, क्वेश्चन नीचे से स्टार्ट होगा, यहाँ से नहीं होगा। तो देखो क्या चीज़ लिखी हुई है कि अल्फा डीके जो होता है, अल्फा डीके होने से जो मास नंबर है वो डिक्रीज बाय 4 डिक्रीज हो जाता है। जो नया न्यूक्लियस बनता है उसका मास नंबर पहले वाले से कितना होगा, 4 डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज होगा, 2 से डिक्रीज हो जाएगा। जब बीटा नेगेटिव डिके होता है तो यहाँ बीटा नेगेटिव ही है, और ऊपर आपको दिया वो बीटा नेगेटिव, तो बीटा नेगेटिव में मास नंबर सेम रहता है, और एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है 1 से। बस इसमें डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं अपने -1E0 लिखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे कह दूँ कि बीटा प्लस हो रहा है, बीटा प्लस डीके हो रहा है, तो बीटा प्लस में यहाँ इंक्रीज की जगह दोबारा से क्या आ जाएगा, डिक्रीज ही आएगा। तो डिक्रीज आएगा, तो यहाँ बीटा नेगेटिव है तो बीटा नेगेटिव में इंक्रीज होगा 1 से। और गामा डीके के लिए नो चेंज इन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। तो देखो ऊपर वाली इक्वेशन में 4 चीज़ें यहाँ पे डीके हो रही हैं, क्या हो रही हैं, तो अपने क्या करते हैं, चारों के कारण एक तो मास नंबर में चेंज निकालते हैं और फिर निकालते हैं अपने एटॉमिक नंबर में, तो x4 का मास नंबर और एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो देखो चेंज इन मास नंबर, देखो आपके पास 4 चीज़ें डिके हो रही हैं, अल्फा बीटा नेगेटिव फिर अल्फा और फिर गामा। तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 4 डिक्रीज हो जाता है मास नंबर, फिर बीटा से मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो 0, फिर अल्फा डिके हो रहा है तो -4, और लास्ट में गामा से फिर कोई चेंज नहीं, तो टोटल -8 हो गया ये। तो अब देखो जो x का मास नंबर था वो 180 था, तो उसमें से -8 करना आपको,
तो जो नया X4 का मास नंबर आएगा वो आएगा 172। एक आंसर तो आपके पास ये आ गया, ठीक है ना, ये आंसर है इसका। और दूसरी चीज़ इसमें क्या आ रही है कि जो एटॉमिक नंबर में चेंज आ रहा है वो देखो, अल्फा, बीटा नेगेटिव, अल्फा और गामा, चार चीज़ें। तो अब अल्फा जब डिके होगा तो वो जो एटॉमिक नंबर है वो -2 हो जाता है। जब बीटा नेगेटिव डिके होता है तो +1 होता है, इसमें मास नंबर 1 से इंक्रीज होता है। फिर अल्फा जब दोबारा डिके होता है तो दोबारा से ये -2, तो प्लस में जो गामा डिके होता है तो उसके लिए 0। तो टोटल ओवरऑल कितना हो रहा है इसमें, जो एटॉमिक नंबर है वो -3 हो रहा है। तो X4 का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 72। तो आपको X का गिवन है यहाँ पे, X का कितना था, 72 था आपके पास। तो 72 में से आप 3 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा आपके पास आंसर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बस क्या होगा कि इस 180 और 72 की जगह कुछ और दे देंगे, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा। ऐसा क्वेश्चन 3 बार आ गया है बोर्ड में अब तक, 2020 में भी आया था, यानी इस बार जो पेपर हुआ था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया था। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपके पास। तो ऐसा क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस जो वीडियो आपको करवाई थी, प्रीवियस वीडियो में वहाँ पे अपने किया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब क्या आपको गिवन और क्या फाइंड करना वो देखो कि 2000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड पर फिजन ऑफ U-235, यानी जो यूरेनियम 235 है उसका जब एक एटम क्या होता है, एक एटम का फिजन होता है तो उससे अपने को 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, ठीक है। फिर क्या है कि इफ़ ए रिएक्टर विद यूरेनियम 235 एज फ्यूल जनरेट्स 1000 किलोवाट, ये क्या है, किलो वाट आ रहा है, तो वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है ना, आपको पता है। तो कोई जनरेटर है, कोई यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें अपने फ्यूल तो डाल रहे हैं यूरेनियम 235 और वो अपने को इतनी पावर दे रहा है। यहाँ पे एनर्जी ना देखे क्या गिवन है, पावर गिवन है। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड फॉर न्यूक्लियर इन दिस रिएक्टर, तो आपको नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड निकालने हैं, ठीक है, इस रिएक्टर के लिए। तो पहले तो देखो जो प्रीवियस मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था वो देख लेते हैं अपने जो पहली वाली वीडियोज़ में। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जो MCQ क्वेश्चन थे उसमें आपको क्या गिवन था, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन गिवन थी और आपको पावर पूछी हुई थी। अब जो क्वेश्चन है उसमें आपको पावर गिवन और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पूछी हुई है, मतलब इसका रिवर्स क्वेश्चन है। तो आपने देखो यहाँ पे क्या किया था, पावर निकालने के लिए एनर्जी तो अपने को पता ही है एनर्जी कितनी थी, उसको रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई किया था। तो अब आपको अगर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, जो ये पावर आ रही है इसको, इस एनर्जी को इस साइड में ले जाएंगे तो एनर्जी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये एक नया फॉर्मूला है इस चैप्टर का, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि 2 क्वेश्चन में अप्लाई होता है ये वाला जो फॉर्मूला है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी और इनटू में रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो अब दोबारा अपने उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो आपको बताया है मैंने कि कैसे अपने फॉर्मूला निकालते हैं, देखिए। तो अब देखो इस क्वेश्चन में आपको पहले एनर्जी निकालनी है, फिर पावर निकालनी है, फिर दोनों का रेशो निकाल लेना है। तो एनर्जी, एक फिजन जब होता है यूरेनियम का तो उससे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है, और इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपने को जूल में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो पावर है ना अपने पास वो किस में दी हुई है, वॉट में दी हुई है। और जो वॉट जो यूनिट होती है वो कौन सी यूनिट होती है, SI यूनिट होती है। तो आपको जो एनर्जी की यूनिट है वो भी SI यूनिट में चेंज करनी पड़ेगी। तो अपने क्या करते हैं, इस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करते हैं। तो देखो मेगा की जगह क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6 आएगा, ठीक है, मेगा 10 की पावर 6 होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में चेंज करोगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा 320 इंटू 10 की पावर -13 जूल, ये आ गया आंसर, ये सॉरी एनर्जी आ गई आपके पास। फिर जो पावर आ रही है, पावर को भी थोड़ा सा अपने सेट करके लिखते हैं। पावर को कैसे लिखेंगे अपने, कि अपने पास पावर है वो 1000 किलो वोट गिवन है। तो किलो क्या होता है आपको पता है, 10 की पावर 3 होता है, मेगा 10 की पावर 6 होता है, और किलो आपको याद रखना क्या होता है, 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 तो ये पहले से ही है, 1000 10 की पावर 3 होता है, तो 10 की पावर 3 10 की पावर 3 वॉट आ गया, और ये 10 की पावर 6 वॉट आ गया। और वॉट को आपको पता है क्या होता है, वॉट जो होता है जूल पर सेकंड होता है, क्योंकि जो पावर होती है ना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीवियस जो ईयर आपने उसमें पढ़ा था, W/T।
पर यूनिट वर्क पर यूनिट टाइम में जो वर्क डन होता है वो पावर होती है। वर्क एनर्जी एंड पावर वाला जो आपका चैप्टर था उसमें पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, और इसकी यूनिट अपने वहाँ पे की थी। वर्क की तो जूल होती है और टाइम की सेकंड होती है, और इसको अपने क्या लिख देती हैं, वॉट लिख देती हैं। तो वही वॉट को दोबारा से मैंने जूल पर सेकेंड लिखा है। तो अब देखो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो पावर को आपको डिवाइड करना है एनर्जी से। प्रीवियस जो क्वेश्चन था वहाँ से ये फॉर्मूला निकाला है। तो पावर तो 10⁶ और जो इसमें एनर्जी है वो इतनी है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो ये 10⁻13 ऊपर जाएगा और 10⁶ में ऐड हो जाएगा, तो ये 10⁻19 बन जाएगा। और यहाँ 1/320। अब इसको डिवाइड कैसे करें 1 से, तो क्या करो आप इसमें से ये जो 10⁻19 है ना, इसमें 10⁻3 बाहर निकाल लो और उस 10⁻3 को आप 1000 लिख दो। तो इसमें से जब 10⁻3 आपने निकाला तो ये 10⁻16 बच गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 1000 अपॉन में 320 आ गया, तो ये आ जाएगा 3.12 इंटू 10⁻16 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। आंसर आ जाएगा आप, ठीक है। तो ऐसा 2 क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएंगे, आप इसको रट्टा नहीं मार सकते ये वाले जो क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो, वो क्या क्वेश्चन है कि फॉर द फ्यूज़न रिएक्शन, एक आपको फ्यूज़न रिएक्शन दी हुई है। इसमें 2 ड्यूटीरियम क्या हो रहे हैं, 2 ड्यूटीरियम का फ्यूज़न हो रहा है और एक हीलियम बन रहा है 2He3, और साथ में क्या बन रही है यहाँ पे आपके पास न्यूट्रॉन फ्री हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी फ्यूज़न रिएक्शन होती है एनर्जी रिलीज होती है और आपको यही एनर्जी यहाँ पे फाइंड करनी है। तो आपको गिवन है कि ड्यूट्रॉन, हीलियम और न्यूट्रॉन का जो मास है वो इतना गिवन है। अब बुक में देखो जो ये वाला मास है ना, यहाँ पे 0.017 U दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या है 0.017 ना हो के यहाँ 3.017 आएगा। इसको करेक्ट कर लेना, बुक में गलत दिया हुआ है जो आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक है, ठीक है ना। रकम सही कर लेना है आप ये वाली। और आपको कहा हुआ है कि इफ़ 1 kg ऑफ ड्यूटीरियम अंडरगोज कंप्लीट फ्यूजन देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कि 2 ड्यूटीरियम मिलके तो अपने को एनर्जी देंगे कुछ ना कुछ। अब इस 2 ड्यूटीरियम की जगह अपने क्या करें, अगर 1 kg ड्यूटीरियम ले लें यहाँ पे, कितना 1 kg ड्यूटीरियम, तो उससे कितनी एनर्जी फ्री होगी वो आपको निकालनी है। तो पहले 2 से तो निकालें, फिर अपने क्या करेंगे 1 kg से भी निकाल लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास क्या आ जाएगा 2.015। मास लिख लिए सबके, फिर मास ऑफ हीलियम लिख लिया 3.017, फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख लिया। अब फ्यूज़न रिएक्शन लिख ली। तो अब फ्यूज़न रिएक्शन से आपको पता है कि मास डिफेक्ट इसमें आता है, और वो मास डिफेक्ट इसमें चेंज होता है, एनर्जी में चेंज होता है। तो इस फ्यूज़न रिएक्शन के लिए मास डिफेक्ट अगर मैं लिखूं तो वो इसमें क्या आएगा कि जो इसमें रिएक्टेंट का मास है उसमें से प्रोडक्ट का मास अपने माइनस कर देंगे। यही होता है रिलीज एनर्जी जब निकालनी होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न या न्यूक्लियर फिजन में, तो आप ऐसे ही करते हो। तो 2 इंटू md, क्योंकि ये दोनों ड्यूट्रॉन हैं तो 2 ड्यूट्रॉन का मास आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा जो रिएक्टेंट आ गया, और साथ में माइनस में यहाँ प्रोडक्ट का मास आ जाएगा। तो प्रोडक्ट में हीलियम और साथ में क्या है न्यूट्रॉन है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू पुट कर दो, तो इसका 2.015, फिर इसका 3.017, 1.009, और u साथ में लगाना है आपको। u को कभी नहीं भूलना, क्योंकि u यहाँ साथ में चल रहा है। ऐसे नहीं भी आप सीधा मास पुट कर दो, u साथ साथ चलेगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.004 u। अब ये जो मास डिफेक्ट आया, ये देखो किसके कारण आया है, ये वाला जो मास डिफेक्ट है। आप देखो भी 2 ड्यूट्रॉन मिल रहे हैं तब अपने पास मास डिफेक्ट आ रहा है ये वाला। तो 2 ड्यूट्रॉन के कारण जो मास डिफेक्ट आ रहा है वो 0.04 u आ रहा है। तो 1 ड्यूट्रॉन के एटम के कारण मास डिफेक्ट कितना आ जाएगा, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो जो मास डिफेक्ट आ रहा है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 0.002 u आ जाएगा, ठीक है ना। भी 2 ड्यूट्रॉन से मास डिफेक्ट 0.004 u आ रहा है, तो 1 ड्यूट्रॉन से कितना आएगा 0.002 u आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट मैंने चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे थ्योरेटिकली, कि आपको पता लग जाए कि नाउ वी हैव टू फाइंड एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्यूजन ऑफ 1 किलोग्राम ड्यूट्रॉन। 1 किलोग्राम जो ड्यूट्रॉन है उसका जो फ्यूज़न होता है उससे एनर्जी निकालनी है।
तो अब अपने को निकालना पड़ेगा, एट फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मास डिफेक्ट ड्यू टू 1 kg ड्यूटीरियम। तो अपने को जब एनर्जी निकालनी है 1 kg ड्यूटीरियम से, तो अपने को पहले मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। भाई 1 kg ड्यूटीरियम से मास डिफेक्ट कितना आ रहा है, तो 1 kg ड्यूटीरियम से मास डिफेक्ट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस इन 1 kg अमाउंट। भी आपको ये तो पता है भी 2 ड्यूट्रॉन से अपने जो मास डिफेक्ट आ रहा है वो 2 ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस मिलके मास डिफेक्ट 0.04 U आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। तो अब आपको निकालना पड़ेगा भी 1 kg जो आपको निकालना है, 1 kg के कारण आपको एनर्जी निकालनी है, तो पहले निकालना पड़ेगा भी 1 kg में कितने ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस हैं। 2 ड्यूट्रॉन से तो अपने को पता लग रहा है भी इतना मास डिफेक्ट आ रहा है, तो आपको पहले ड्यूट्रॉन का नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस निकालने पड़ेंगे 1 kg मास में। तो अपने क्या करते हैं, मोल कंसेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। ये वाला कंसेप्ट भी इस चैप्टर में काफ़ी काम आता है। मोल कंसेप्ट क्या होता है कि कोई भी नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं कि किसी भी आप एलिमेंट का जो मास नंबर है उसको क्या करो ग्राम्स में लिख लो, वो उसका क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। जैसे ड्यूट्रॉन है तो ड्यूट्रॉन का मास नंबर कितना है, यहाँ पे 1H2 है, ठीक है। ड्यूट्रॉन जो आपने यहाँ पे लिखा था 1H2 है, तो आप इसका कितना ग्राम लोगे, 2 ग्राम। अगर आप क्या कर लेते हो हाइड्रोजन ड्यूट्रॉन ले लेते हो तो वो उसका क्या बन जाएगा 1 मोल बन जाएगा। तो अपने को पता है कि 1 मोल ऑफ ड्यूट्रॉन में कितने होते हैं, 2 ग्राम होते हैं। तो 2 ग्राम में जो नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस हैं वो कितने होंगे, आपको ये चीज़ समझो यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ ड्यूट्रॉन 2 ग्राम के इक्वल है। तो इस 2 ग्राम में नंबर ऑफ जो आपके पास न्यूक्लियस है वो कितने हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। फिर आपको 2 ग्राम में तो पता, और आपको निकालने किस में है 1 kg में निकालें, तो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 1000 ग्राम में कितने होंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अपॉन में 2 और इंटू में 1000 कर दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा n की वैल्यू, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन 1 kg ड्यूट्रॉन या ड्यूटीरियम, ठीक है। तो अब आपके पास नंबर ऑफ क्या आ गए, न्यूक्लियस आ गई। तो अब आपको मास डिफेक्ट निकालने, तो आपको पता है कि एक ड्यूट्रॉन के कारण मास डिफेक्ट जो होता है वो 0.02 U होता है। तो इतने ड्यूट्रॉन के कारण मास डिफेक्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23 U आ जाएगा। और इस U को जब आप एनर्जी में चेंज करते हो तो आपको पता है U को एनर्जी में चेंज करना होता है, तो उसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 931 से मल्टीप्लाई कर दो और साथ में क्या लगा दो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दो। तो इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 931 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। फिर इसको सेट कर दो, ये वाला पॉइंट कहाँ ले जाओ, इस एक डिजिट के बाद ले जाओ, तो 5.6074 10⁻26, या अप्रॉक्सीमेट जो बुक का आंसर अगर आपको मैच करना है तो वो आपके पास 5.6 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और जूल में अगर इसकी वैल्यू आप फाइंड करना चाहो तो मेगा की जगह 10⁻6 रखो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आप 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल आप रख दो, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 8.96 इंटू 10⁻13 जूल, या अप्रॉक्सीमेट आंसर 9 इंटू 10⁻13 जूल आ जाएगा, जो कि बुक का आंसर है। ठीक है ना, बुक से मैच करने के लिए मैंने ये लिखे हुए हैं, नहीं तो सही 100% सही आंसर तो ये वाला ही आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाला 8.96 वाला। तो ये आपका क्वेश्चन था, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन जो होशियार स्टूडेंट है ना, जिसने सोच रखा है कि मेरे को 100/100 लेके जाने हैं, तो उसको भी सारे क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, चाहे वो हार्ड है चाहे वो ईजी है, आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। और जो मीडियम स्टूडेंट है, जिसने सोच रखा है कि मेरे को तो पास होना है, बस डी लग जाए, 75+ नंबर बन जाए, वो छोड़ सकता है। ठीक है ना, तो मैं तो ऐसे ही कहूँगा कि आप सारा कुछ करो, क्योंकि अगर आपको आगे कंपटीशन देना है तो कंपटीशन में तो ये वाले क्वेश्चन आपकी नींव है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अब आपने कर लिए तो कंपटीशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो चाहे आपने नीट या फिर आपने आईआईटी की तैयारी करनी है, तो वो वाले स्टूडेंट इन क्वेश्चन को कभी ना छोड़ें, वो ज़रूर करें। एक बार नहीं आता, 2 बार 3 बार 4 बार करके देखो, आ जाएगा, ऑटोमेटिक से याद हो जाता है क्वेश्चन वो वाला। ठीक है ना, मेरे को तो आंसर भी याद हुए पड़े हैं इनके। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आता है इसमें 8th।
इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द मास ऑफ थोरियम 227 फॉर 1 मिली क्यूरी एक्टिविटी। ये MCI का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था जब एक्टिविटी वाला टॉपिक करवाया था कि CI क्यूरी होती है, एक्टिविटी की यूनिट होती है, और जो इसकी डोमेस्टिक यूनिट है या फिर पुराने टाइम से चली आ रही यूनिट है, इट्स हाफ लाइफ इज़ 1.9 ईयर्स। तो आपको क्या करना है, इसका मास कैलकुलेट करना है थोरियम का, कि जिसकी एक्टिविटी कितनी है 1 मिली क्यूरी गिवन है, और जो इसकी हाफ लाइफ है वो 1.9 ईयर्स गिवन है। ठीक है। तो अब जो हिंदी मीडियम की बुक है वहाँ पे इसका जो 19 ईयर लिखा हुआ है और यहाँ पे 1.9 ईयर लिखा हुआ है, तो आपको जो दिया हुआ है उस हिसाब से कर दो, कोई बात नहीं। अगर आपको पेपर में 19 लिखा आ जाए तो 19 मान के कर देना। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ये क्या है, टिपिकल सा है, थोड़ा सा अलग है पहले वाले क्वेश्चंस की तुलना में। ठीक है। तो अब आप क्या करो, पहले वो चीज़ें लिखो जो जो आपको गिवन है, फिर वो देखो जो आपको चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखो गिवन क्या है इसमें, पहले नंबर पर एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी R होती है, इसको dN/dt से अपने लिखते हैं, और 1 मिली क्यूरी आपको एक्टिविटी गिवन है इसमें। तो 1 मिली क्यूरी, मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ क्यूरी, और आगे 10⁻³ क्यूरी, ये क्यूरी SI यूनिट नहीं है, ठीक है ना, SI यूनिट नहीं है। तो इसको SI यूनिट क्या होती है इसकी एक्टिविटी की, बैक्यूरल होती है, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो बैक्यूरल में क्यूरी को बैक्यूरल में जब आपको चेंज करना है, तो मैंने आपको बताया था भी 3.7 इंटू 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना है। जो स्टूडेंट ये भूल गया हो वो नोट्स में जाके देख ले, एक्टिविटी वाला टॉपिक करवाया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था 3 यूनिट थी इसकी, एक क्यूरी थी, ठीक है, एक क्या थी, बैक्यूरेल थी BQ, और तीसरी थी RU, RD भी लिखा था, RD रदरफोर्ड, ठीक है ना। 1 मिली क्यूरी 37 रदरफोर्ड के इक्वल आपको बताया था मैंने। तो वो चीज़ें यहाँ पे है कि क्यूरी को अपने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या बैक्यूरेल में चेंज करना है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10⁻−10 है, और ये 10 की पावर कितनी है, -3 है, 10⁻10 और 10⁻−3, तो ये 10⁻7 बच गया। ये तो आ गया आपके पास एक्टिविटी की वैल्यू SI यूनिट में। फिर आपको पता है कि जो चीज़ गिवन है दूसरी की, आपको हाफ लाइफ गिवन है इसकी। तो अब आपको पता है कि जो एक्टिविटी होती है वो रदरफोर्ड सोडी का जो लॉ कहता है, वो क्या कहता है कि जो dN/dt होता है वो लैम्डा n के इक्वल होता है। तो अगर मैं इन दोनों से बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ n की, कि आपको क्या करना है, जो थोरियम है ना उसकी अमाउंट या मास निकालना है। तो पहले अपने थोरियम में नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं, फिर उन नंबर ऑफ एटम्स में कितना मास है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो एन की वैल्यू फाइंड करते हो, तो n इज इक्वल टू, ये लैम्डा कहाँ आ जाएगा, इस R के अपॉन में आ जाएगा, तो R/λ। अब अपने को लैम्डा की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन हाफ लाइफ गिवन है, तो लैम्डा आपको पता है कि 0.693/T½ होता है। तो इस लैम्डा की जगह जब आप 0.693/T½ लिखोगे तो ये T½ ऊपर चला जाएगा। तो अब आपको जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लो, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, वो है T½ की वैल्यू SI यूनिट में। जब अपने सारी SI यूनिट में ले रहे हैं तो इसको भी SI यूनिट में लेना पड़ेगा। तो 1.9 ईयर को आपको पहले SI यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, 1.9 को सेकंड में चेंज करना है, तो 1.9 ईयर को पहले डेज में करते हैं तो 365 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आवर्स में करते हैं तो 24 से, फिर मिनट्स में करते हैं तो 60 से, और फिर सेकंड से करते हैं तो 60 से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 5.98 इंटू 10⁻7 आएगा, जिसको मैंने अप्रोक्सीमेट 6 इंटू 10⁻7 लिख दिया। तो ये T½ की वैल्यू आ गई आपके पास सेकंड में, यानी ऐसे यूनिट सिस्टम में। अब n की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो r की वैल्यू 3.7 इंटू 10⁻7, इसकी 6 इंटू 10⁻7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, 10⁻7 10⁻7 10⁻14 आ जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 को 3.7 से, और बाद में इससे डिवाइड कर दोगे, तो ये 3.2 इंटू 10⁻15 एटम आ जाएंगे। ये तो नंबर ऑफ एटम आए हैं आपके पास, n की वैल्यू आई है। अब इतने एटम में मास कितना है वो आपको निकालना है, भी कितना मास है थोरियम का वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या करोगे इसमें, आपको पता है कि मैंने आपको अभी बताया कि जो किसी भी एलिमेंट का मास नंबर होता है उसकी ग्राम्स में अमाउंट ले लो, वो ग्राम्स में अमाउंट उसका 1 मोल बन जाती है। तो यहाँ पे TH आना था, थोरियम लिख लेना। थोरियम का जो 1 मोल है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 227 ग्राम की इक्वल आ जाएगा, जो इसका मास नंबर है।
अब आपको पता है कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम तो प्रेजेंट होते हैं 227 ग्राम ऑफ थोरियम में। तो इतने एटम किस में प्रेजेंट होंगे? तो 227 को 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से क्या कर देंगे, डिवाइड, और इससे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.0206 इंटू 10 की पावर 6 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपके 2010 का जो पेपर है बोर्ड का उसमें भी आया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा। वहाँ पे बस इतना चेंज आएगा कि आपको यहाँ पे हाफ लाइफ दी हुई है, वहाँ मीन लाइफ देगा। तो मीन लाइफ 1/λ होती है, तो यहाँ पे आपको ये वाला पंगा नहीं करना पड़ेगा। तब अपने वहाँ डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट आता है भी क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या आएगा आपके पास। सॉरी, थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी, माइक थोड़ा हिल गया था। ठीक है ना, तो कर लेना आप इसको मेंटेन। अब मैंने सेट कर दिया इसे। तो देखो आपको क्या चीज़ गिवन है कि इन सम एक्सपेरिमेंट द एक्टिविटी ऑफ ए गिवन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 6400 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। यानी कि आपको एक्टिविटी दी हुई है किसी एक्सपेरिमेंट में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसकी, फिर आपको दिया हुआ है कि ऑन रिपीटिंग दिस एक्सपेरिमेंट आफ्टर 6 डेज द एक्टिविटी वाज फाउंड टू बी 400 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। यानी कि उसी एक्सपेरिमेंट को अगर अपने 6 डेज के बाद करते हैं तो आपको एक्टिविटी इतनी मिलती है। तो डिटरमाइंड हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट। तो आपको जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लो और जो चीज़ फाइंड करनी है वो देख लो, आपको ऑटोमेटिक से पता लग जाएगा इसमें। तो देखो इनिशियल एक्टिविटी R0 आपको 6400 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट दी हुई है। फाइनल एक्टिविटी यानी 6 डेज के बाद आपको 400 दी हुई है। और टाइम जो 6 डेज का दिया हुआ और टी हाफ कैलकुलेट करना है, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ो जिससे आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। तो ब्रह्मास्त्र क्या होता है, R/R0 इज इक्वल टू 1/t की पावर T/T हाफ आ जाएगा। ठीक है। तो अब अपने R की जगह 400 पुट करेंगे, R0 की जगह 6400 और इधर 1/2 और T की वैल्यू अब आपको टाइम गिवन है, हाफ लाइफ निकालनी है, टाइम गिवन है, तो T की जगह 6 पुट कर देंगे अपॉन T हाफ। तो ये यहाँ पे कैंसिल होके बच जाएगा आपके पास 6 और 64 और 64 को करोगे तो ये बचेगा 1/16 और इधर बच जाएगा 1/2 की पावर 6/T हाफ। ये आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको 1 की पावर 2 बना लो, तो 1/2 की पावर 4 जो होगा वो 1/16 होता है, तो ये 1/2 की पावर 4 और ये 1/2 की पावर 6/T हाफ। तो आपको पता है कि बिकॉज बेसिस ऑफ बोथ साइड्स आर सेम सो पावर्स विल आल्सो सेम, वही कहानी पुरानी। ठीक है ना। तो अब अपने क्या कर देंगे, पावर सेम कर देंगे दोनों साइड की। तो पावर सेम करेंगे तो देखो क्या आएगा, T हाफ 6/T हाफ इज इक्वल टू 4। तो T हाफ को ले जाओ 4 की जगह पे, 4 को ले आओ T हाफ की जगह पे, तो आपके पास 6/4 यानी 1.5 डेज आंसर आ गया है। ठीक है ना। तो आ गया ना आंसर। देखो स्पीडली इस क्वेश्चन को करवाने का यही है मेरा कि आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखना, न्यूमेरिकल में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलने के बहुत चांस है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है भी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गिवन है कि एन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड बाय 88 Re226 न्यूक्लियस। ये आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है, मेरे को नाम नहीं पता इसका क्या है। 88 इसका एटॉमिक नंबर और जो 226 है वो इसका मास नंबर है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है, जो फाइंड क्या करना है इसमें कि इफ़ द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल is 4.662 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन व्हाट इज द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। यानी कि इस जो एलिमेंट है इसमें से एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, उसकी एनर्जी आपको गिवन है और आपको टोटल यानी फ्री एनर्जी इसमें निकालनी है। तो देखो एक फॉर्मूला इस चैप्टर में आपको मैंने करवाया था कि अल्फा पार्टिकल, जब अल्फा डिके का आपको टॉपिक करवाया था कि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी, इसको अपने के अल्फा से लिखते हैं, और जो फ्री एनर्जी है दोनों में ये रिलेशन होता है। ये एक ही फार्मूला था, अलग सा फार्मूला था, इसका कोई डेरिवेशन नहीं था, आपके डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, तो उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल दे दिया आपको ये। तो अब आपको के अल्फा गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, क्यू आपको फाइंड करना है। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी,
ये a मल्टीप्लाई में चला जाएगा और a/4 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा q इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस 4 अपॉन k इंटू के अल्फ़ा। और k अल्फ़ा आपको गिवन है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी है वो 4.662 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसको जब अपने वैल्यू सारों की पुट करेंगे तो ये 226 बनेगा और नीचे 226 माइनस 4 और इंटू में 4.662 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको कैंसिल करोगे और 4.662 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4.747 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। तो ये अलग सा टाइप का क्वेश्चन था, बस एक जो आपके फॉर्मूला दिया उसी पे बेस्ड था। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो देखो क्या आता है आपके पास। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कर लिया आपने 11th क्वेश्चन की, जैसे कि ए न्यूक्लियस X176 ट्रांसफॉर्म टू Y76 आफ्टर बीटा डीके, कि बीटा डीके करता है एक न्यूक्लियस X और किस में चेंज हो जाता है, बीटा डीके करके Y न्यूक्लियस में वो चेंज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एटॉमिक मास दिए हुए हैं X और Y के, X का ये है और Y का ये है, तो आपको मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल निकालनी है। सीधी सी बात है, Q की वैल्यू आपको निकालनी है बीटा पार्टिकल के लिए। तो अब देखो क्या होगा कि ये वाली इक्वेशन दे रखी है आपको एक हिसाब से भी, एक्स है वो वाई में चेंज होता है और बीटा डीके करता है। बीटा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दिया हुआ तो वो उसको देने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट ही हो जाएगा। एक एक्स एलिमेंट है वो वाई में चेंज होता है बीटा डीके करके और साथ में क्यू एनर्जी रिलीज होती है। तो इस बीटा पार्टिकल की एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, आपको पूछा होगा कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, तो मैक्सिमम तब होगी जब ये क्यू एनर्जी भी इस बीटा पार्टिकल की हो, मतलब जो इसमें रिलीज्ड एनर्जी हो वो बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या हो, यहाँ पे जनरेट हो जाए। तो द एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इज मैक्सिमम व्हेन q इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ऑल एनर्जी q इज आल्सो इंक्लूडेड इन एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, यानी q एनर्जी भी किस में इंक्लूड हो जाए, इस बीटा पार्टिकल की एनर्जी में इंक्लूड हो जाए। तो अब आपको देखो क्या करना है, मास डिफेक्ट निकालना है। दो आपको मास दिए हुए हैं तो मास डिफेक्ट निकाल लो और साथ में u लगाना मत भूलना। तो 0.001268 u आ जाएगा। और मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है तो मास डिफेक्ट को एनर्जी में चेंज करने के लिए अपने क्या करते हैं, 931 से मल्टीप्लाई करके और यूनिट लगा देते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जब आप 931 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1.181 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। तो भाई ये थे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थोड़े से स्पीडली करवाए हैं मैंने क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में, काफ़ी क्वेश्चंस आप कर चुके हो। जो क्वेश्चंस यानी कि मेरे को डिफरेंट लगे उस पर मैंने थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझाया है। जो स्पीडली करवाए हैं वो क्वेश्चन वही करवाए हैं जो आपने पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा, देखो चैप्टर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बुक सारी कंप्लीट होगी। अब एक चीज़ रहती है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज शाम तक आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी ज़रूर। और कल या परसों से अपने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जो कंटिन्यू रहेगा आपका। तो देखो चैनल को मैक्सिमम शेयर करो। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बहुत कम है लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरी वीडियो पे इंग्लिश मीडियम के जो आते हैं ना, अप्रॉक्सीमेट 4 या 5 स्टूडेंट है जो वीडियो को देखते हैं। सब्सक्राइबर तो 700 के करीब हो गए हैं लेकिन उसमें से 4 या 5 स्टूडेंट हैं जो क्या इंग्लिश मीडियम की वीडियो को देखते हैं। तो भी इंग्लिश मीडियम की वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जोड़ो, अपने फ्रेंड्स को कहो कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।